सच्चिदानंद सिंह, आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे हैं। इसके संबंध एवं फलन से संबंधित 10 लेक्चर हो चुके हैं। आज मेरा 11वां लेक्चर है, 11th पार्ट है, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने इसके पहले की वीडियो में जस्ट बताया था आप लोगों को कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन कैसे बनते हैं, उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, मैंने ये बताया था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक फलनों का बीजगणित। वास्तविक जो फलन होते हैं उनको कैसे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही वास्तविक अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है। तो मान लिया दो फंक्शन है, दो वास्तविक फलन है, फंक्शन है f है, f सच दैट x टू r है, x से r में है, r वास्तविक संख्या है, ठीक है। और g दूसरा फंक्शन g है जो कि क्या है x टू r में है, ठीक है। तो जो x है, ठीक है, कोई दो वास्तविक फलन है और जो x है ये क्या है, सबसेट है r का, मतलब x जो है उपसमुच्चय है रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। तो मान लीजिए हमको निकालना है f और g का योगफल, ठीक है, योगफल निकालना है f और g ऑफ x, ठीक है। तो उसको कैसे, अर्थात इसको मतलब क्या बोलेंगे, f ऑफ f प्लस g, ठीक है। कैसे परिभाषित कैसे करेंगे, f प्लस g ऑफ x निकालना है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सब्सट्रैक्शन है f और g का घटाना, तो घटाने के लिए क्या हो जाएगा, f प्लस g ऑफ x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, f और g का व्यकलन, व्यकलन या घटाना बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भागफल निकाल सकते हैं f बाई g, ठीक है। तो f हो बटे g हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है, और x लिखा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है जो फंक्शन होता है f ऑफ x बटे g ऑफ x हो जाता है, और जहाँ पे gx जो नीचे वाला फंक्शन होती है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 रख दिए अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। फलन क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। इसलिए जो नीचे वाला होता है इसके अंदर जो x की वैल्यू होती है, g ऑफ x जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चौथा, इस तरीके से मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन लिखा हो, f ऑफ g ऑफ x लिखा है, ठीक है। तो क्या होता है, f ऑफ g इनटू f ऑफ दूसरा जो फंक्शन है g ऑफ x, जो भी फलन है, यहाँ g ऑफ फलन का नाम g है, ऐसे मान लीजिए h हो, कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, फंक्शन का नाम यहाँ मैंने f लिख दिया, g लिख दिया, इसे t बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया चौथा। अच्छा, मान लीजिए किसी कांस्टेंट से गुणा कर रहे हैं, तो फंक्शन है, ठीक है, और ये ऐसे लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है, और f ऑफ x हो जाएगा, जहाँ पे c क्या है, c जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर, हिंदी में अचर, ठीक है। छठा पॉइंट देख लीजिए, f का व्युत्क्रम, कोई f है, इसका व्युत्क्रम उल्टा व्युत्क्रम, ठीक है। तो 1/f ऑफ, ये ऐसे लिखा हो, ऐसे हो, इसका मतलब हुआ 1/f ऑफ, ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। और फिर वही चीज आगे जो नीचे जो बटे में होता है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो f ऑफ x, जो f ऑफ x है नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं इसके बेस, बस सिंपल से है, कोई दिक्कत तो है नहीं। f और g दो फंक्शन है, अगर यहाँ पे इस पे x लिखा होगा तो f ऑफ x हो जाता है, g ऑफ x हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये घटाना अपना f ऑफ घटाना अगर लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिवीजन है तो डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जाएगा, कांस्टेंट से गुणा है कि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, और व्युत्क्रम में क्या करना होता है, 1/f ऑफ x निकालना होता है, ठीक है। एक एग्जांपल समझा देते हैं क्वेश्चन इस पे, एक क्वेश्चन इसमें करवा दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन करते हैं, इसी पे क्वेश्चन आते ही हैं, ये मालूम है आपको रहे, इसी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर
एग्जाम्पल नंबर आपका जो बुक का 16 है, जो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम में भी यही क्वेश्चन नंबर 16 ही होगा, बट वो क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, ठीक है। यहाँ मैं हिंदी में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है आपका, बुक का क्वेश्चन है, ये लिख दे रहा हूँ। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर तथा g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो दो फंक्शन हो गए, ठीक है। दो वास्तविक फलन है, दो क्या है, वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मतलब कि जो नंबर जो यहाँ x की वैल्यू होगी वास्तविक होगी, ठीक है, वास्तविक फलन है, ठीक है। तो आपको निकालना है, तो आपको याद करना है f प्लस g ऑफ x निकालना है, ठीक है। फिर क्या निकालना है, ये निकालिए, फिर f माइनस g ऑफ x ये निकालिए, फिर f डिवाइडेड बाय g ये निकालना है, फिर f मल्टीप्लाई g, ठीक है, ये निकालना है। और चलिए इतना निकालना, याद कीजिए, याद करना है। तो देखिए आपने पढ़ा ही है, f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू होता क्या है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो जाता है। f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है, ठीक, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर दिया है। g ऑफ x इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 1, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। ये निकाला, मान लीजिए इसमें पहला ये निकाला। सेकंड क्या है, f माइनस g ऑफ x, क्या करना होगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये आपका आंसर दूसरा। तीसरा क्या है, f ऑफ g ऑफ x, ठीक, ऐसे लिखाओ या ऐसे लिखाओ, बात वही, ठीक है। f ऑफ g ऑफ x लिखा है, चलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जैसे आपका ऐसा लिखा वैसे लिख दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x ये होता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि g ऑफ x जो नीचे वाला जो होता है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। तो रख दीजिए वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर हो गया, ठीक, बटे g ऑफ x कितना है, 2x प्लस 1, ठीक, ये हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ कामा करके लिख दिए या लिख दिए जहाँ 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा, आगे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। अच्छा, जरा इसको सॉल्व करिए, तो 2x प्लस 1 है, 2x इक्वल टू माइनस 1, ठीक, इसका देखिए ऐसे समझिए, ये है 2x प्लस 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब 2x नॉट इक्वल टू इधर चलाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी x नॉट इक्वल टू -1/2, ये 2 नीचे बटे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया x नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा, इसका समझ में आ जाएगा ना। ये देखिए यहाँ अगर आप -1/2 रख देंगे तो क्या आएगा, -1/2 रख देंगे, यहाँ आएगा -1, और -1 प्लस 1 कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो बटे 0 आ जाएगा, तो क्या अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो वही चीज लिख दिया। इसीलिए x की वैल्यू -1/2 के बराबर नहीं हो सकती। इसके आगे मैंने लिखा, क्यों, कैसे लिखा, 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1 इधर चला जाएगा, मतलब प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बटे 2 इधर चला गया, x नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक है। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ क्या है, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, जानते ही हैं आप,
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो जाता है। एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 1 है। गुणा करके लिख दीजिए चाहिए तो, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। चलिए हम गुणा ही कर दे रहे हैं, तो 2x क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये एग्जांपल नंबर 16 था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 17 आपके बुक का ही है। एग्जांपल नंबर 17 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मान लीजिए माना f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा है, रूट x अंडर रूट वर्गमूल के अंदर x, ठीक। तथा g ऑफ x इज इक्वल टू x ऋणात्तर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्या है, संख्याओं के लिए क्या कैलकुलेट करना है उसको, के लिए परिभाषित दो फलन के लिए परिभाषित दो फलन हैं, g ऑफ x और f ऑफ x तो परिभाषित फलन है, ठीक है। ऋणात्तर वास्तविक संख्या मतलब ऋण नहीं होना चाहिए, ऋणात्तर मतलब ऋण से इतर, तो ऋण के छोड़ करके ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो निकालना क्या है, तो f ऑफ g ये निकालना है, अच्छा, और f माइनस g ऑफ x निकालना है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, ये करना और कुछ करना है, हाँ, f ऑफ g निकालना है, ये निकालना है, और क्या कैलकुलेट करना है, f बाई g और x निकालना है, ठीक है। हो जाए, कोई दिक्कत, सेम स्टेप क्वेश्चन ही है, ठीक है। निकालिए पहला f प्लस g ऑफ x, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक। f ऑफ x रूट x प्लस g ऑफ x, ये आंसर, ठीक। दूसरा पहला मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, सेकंड क्या है आपका, f माइनस g, क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ठीक। f ऑफ x कितना है, रूट x माइनस x, सेकंड हो जाएगा। तीसरा f ऑफ g है, ठीक। f ऑफ x कितना है, रूट x, और x कितना है, x की पावर 1, x की पावर 1/2, तो क्या होता है, ऐसा लिख सकते हो, k/2, x की घात 1/2 होती है, और ये x होती है, जोड़ घातें जुड़ जाती हैं, ये 1 और प्लस 1/2 जोड़ेंगे 1/2, 3/2 आएगा ना, ये भी आंसर होगा, ठीक है। क्या तब यही छोड़ देते, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। चौथा f बाई g x क्या होगा, f ऑफ x बटे g ऑफ x, ठीक। f ऑफ x कितना है, रूट x, और g ऑफ x कितना है, x, और फिर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे तो उसको कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये x की घात 1/2 है, और ये इनकी घात 1 है, तो ऊपर -1/2 से लिख सकते हैं, x की पावर -1/2 और x नॉट इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है। तो अब प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 के मैंने प्रश्न को लिख दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कौन, इसमें कह रहा है कि कौन से फलन है, तो कौन कौन से फंक्शन फलन है, और कारण का उल्लेख कीजिए, कारण बताइए। ठीक है, यदि संबंध जो है रिलेशन फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है 2 1 5 1 8 1 11 11 1 14 1 17। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको बताया है इसके क्वेश्चन जब भी करते हैं तो आप अपना ग्राफ बना लिया करिए, है ना, आरेख बना लिया करिए तो आसानी से बन जाएगा तीर वाला आरेख। ठीक है, क्या है संबंध, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, तो एक रिलेशन है लिखा हुआ है, तो रिलेशन ही फंक्शन बन जाता है। किस कंडीशन में, रिलेशन संबंध ही फलन कहलाता है। कब, जो मैंने बताया था, याद करिए, रिमाइंड करिए, संबंध फलन कब कहलाता है, प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही इमेज होना चाहिए, है ना, प्रत्येक एलिमेंट का होना चाहिए, कोई छूटा नहीं होना चाहिए, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बस वो आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पहला वाला ही क्वेश्चन है, पहला वाला इसको बना लेते हैं। पहले में कितने एलिमेंट हैं, 2 5 8 11 14 17 बना लेते हैं आंसर। एक बड़ा सा गोला बना दिया, गोला। ठीक है, क्या क्या है इसमें, 2 5 2 5 8 11 14 17। ठीक, और सब में देखिए 1 1 1 1 1 1 सब में एक ही आ रहा है, मतलब इस वाले में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक, है ना। देखिए सब में एक आ रहा है इधर, ये अब ठीक है, 2 का भी इमेज 1, 5 का भी इमेज 1, 8 का इमेज 1, 11 का इमेज 1, 14 का इमेज 1 और 17 का प्रतिबिंब 1। ठीक, तो मान लीजिए ए है, ये बी है और ये रिलेशन आर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या संबंध फलन है, ये तो संबंध तो है ही, संबंध में कोई दिक्कत ही नहीं है, संबंध में क्या होता है, जुड़ा होना चाहिए, ऑर्डर पे जुड़ा हुआ है। ठीक, फलन के लिए क्या होना चाहिए कि इसके सभी एलिमेंट के लिए इमेज बनना चाहिए। तो हाँ, इमेज देखिए पूरे का बन रहा है, कोई छूटा नहीं है इसमें, तो इमेज, क्योंकि रिलेशन में क्या हो सकता था, जैसे मान लीजिए इसमें 18 होता तो छूट सकता था, रिलेशन में छोड़ सकते थे, लेकिन जब फलन की बात करेंगे तो फलन में जितने एलिमेंट होते हैं सबका इमेज बनना चाहिए, सबका प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो सबका प्रतिबिंब बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही कंडीशन और दूसरी, तो सभी का प्रतिबिंब बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है यूनिक बनना चाहिए, 2 का देखिए 2 का 1 बन रहा है, ठीक है, 5 का 1, ऐसा नहीं कि जो है 2 और मतलब 2 का 2 इमेज ना बने, 2 का 2 प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, 2 का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। 2 का एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, 5 का भी एक बन रहा है, 8 का भी एक बन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके प्रत्येक अवयव का इसमें एक क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है, यूनिक प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए यह क्या है, फलन है, इसलिए क्या है, ये फलन है। पहला चीज ये फलन है, ये फलन है। क्यों है, ये जो संबंध है लिख देंगे, ये संबंध जो ऊपर पहले थे संबंध है, ये संबंध जो संबंध है, ये संबंध फलन है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं डोमेन या प्रांत, प्रांत के प्रत्येक अवयव का यूनिक अद्वितीय यूनिक क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, मिल रहा है, इसलिए फलन है। ठीक, फिर क्या कह रहा है उसका, संबंधों में कौन फलन है, कारण का उल्लेख, कारण बता दिया मैंने कि प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, फलन है। फिर यदि संबंध फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट है ना परिसर, ये क्या है, डोमेन है। डोमेन क्या बोलते हैं आप, प्रांत,
तो प्रांत भी अगर लिखना चाहें तो प्रांत लिख भी सकते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक, ये क्या है आपका प्रांत हो गया। क्या कह रहा है? परिसर यानी रेंज। परिसर क्या है? एक ही आ रहा है, एक हो गया। ठीक, कोडोमेन भी एक ही है, एक ही एलिमेंट पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ये पहले का पहला पार्ट था। ठीक है, अब पहले का दूसरा पार्ट देखिए। देखिए बना लीजिए। इसमें कितने पढ़े हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 16, 14। ठीक, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 2 बनाने पड़ेंगे आपको सेम, पता करने के लिए कि ये संबंध फलन है कि नहीं है, इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना लिया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 12 एंड 14, 14। ठीक, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, 2 का 1 से है, 2 का 1 से है, 4 का 2 से है, 6 का 3 से है, 8 का 4 से है, 10 का 5 से है, 12 का 6 से है, 11 का। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए ए है और ये बी है। बताइए ये रिलेशन, ये संबंध फलन है कि नहीं? हाँ है, यह संबंध फलन है क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए क्या है ये आपका फंक्शन है, संबंध फलन है। ठीक, प्रांत लिखना है तो प्रांत में क्या जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो प्रांत अगर लिखते हैं इसका। ठीक है, और ये फंक्शन मान लीजिए फलन का नाम मान लीजिए एफ रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। चलिए प्रांत लिखते हैं, डायरेक्ट प्रांत आप एफ लिख देते हैं, ये करना चाह रहे थे। प्रांत लिखिए, तो प्रांत क्या हो जाएगा? सीधे लिख दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्रांत हो गया। परिसर ये मिल रहा है परिसर। ठीक है, परिसर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक नहीं होगा। ठीक है, और ये लिख दीजिएगा यही चीज यहाँ पे, यह संबंध, ये संबंध है तो ये संबंध फलन है। क्यों है? क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए क्या मिल रहा है? अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए यह क्या है? संबंध फलन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए 1, 3, 1, 5, 2, 5। ठीक है, तो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा हो गया, तो तीसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा यहाँ आ दे रहा है, ये मिटा दे रहा है। ठीक है, देखिए तीसरा, थर्ड, पहले का तीसरा, थर्ड पार्ट 1, 3, 1, 5, 2, 5। 1, 1, 2, 1, 1, 2 लिखेंगे 2, 3, 5, 5, 3, 5। यही है ना? देखिए हो गया ना, 1, 1, 2, 1, 1 मतलब 1, 1, 2 मतलब 1, 2 हो गया, 3, 5, 5 और 3, 5 हो गया। 1 का इमेज 3 से है, 1 का इमेज 1 का प्रतिबिंब 3 मिल रहा है और 1 का प्रतिबिंब 5 मिल रहा है। ठीक, और 2 का प्रतिबिंब 5 मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब बताइए ये संबंध फलन है कि नहीं है, आप बताइए। देखिए अगर देखिए एक का इमेज, एक का प्रतिबिंब 3 में मिल रहा है और 5 में मिल रहा है, कंफ्यूज हो गया, संबंध फलन है नहीं। एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं मिलने चाहिए थे, पहली बात गलत हो गया, तो ये प्रतिबिंब फलन तो है ही नहीं है।
ठीक है, 2 के सेम मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 का 2, 1 2 का 5, 1 और 2 का 5 मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही अवयव, ये प्रथम अवयव, ये प्रथम अवयव बोलते हैं इसको, प्रथम अवयव के 2 प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए फलन नहीं है। ठीक है, तो ये बोलेंगे, क्या लिखेंगे, ये संबंध, यह संबंध फलन नहीं है। फलन, यहाँ ये सब फलन थे अभी तक, ये क्या फलन नहीं है, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा क्यों, क्योंकि प्रांत के, ये प्रांत है, प्रांत के ये प्रथम अवयव, इसे बोलते हैं क्या रखे, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये प्रथम, ये द्वितीय। ठीक है, तो प्रांत के प्रथम अवयव क्या, 1 का 2 प्रतिबिंब क्या है, 3 और 5 मिल रहा है। ठीक है, तो अद्वितीय नहीं हुआ, अद्वितीय होना चाहिए था, तो यहाँ 2 मिल रहा है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। 1 का 2 प्रतिबिंब 3 और 5 मिल रहा है, जो कि अद्वितीय नहीं है, यूनिक होना चाहिए था ना, अद्वितीय नहीं है, इसलिए। ठीक है ना, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है। ठीक है, तो जब फलन ही नहीं है तो हम सब परिसर का लिखेंगे, तो यही कहा है ना कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है। ठीक है, कारण को लेके ये तो फलन नहीं है। यदि संबंध फलन है तो परिसर लिखिए, संबंध नहीं है तो फलन लिखे, तो उसका परिसर लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो 3 पार्ट था, तीनों पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए डाल दें। चलिए, ये समझ में आ गया होगा ना, क्यों फलन नहीं है, क्योंकि देखिए 1 और 2 के तो 5 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 का 3 और 1 का ही 5 इमेज हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया कि 1 का सिर्फ एक ही इमेज मिलना चाहिए था। ठीक है, अब 1 का ही 2 नहीं मिल सकता, हाँ, इन 2 का 1 हो सकता है प्रतिबिंब, लेकिन एक ही एलिमेंट के 2 प्रतिबिंब नहीं मिलते, इसलिए क्या है, संबंध नहीं है, संबंध फलन नहीं है, संबंध तो है, फलन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको ये वाला बता चुका हूँ, देखिए कि f ऑफ x का बराबर मॉड x का मैंने बताया था आपको ना, मॉड x का, बस यहाँ निगेटिव है ना। चलिए मॉड x का भी बता दे रहा हूँ फिर से, अगर आपको नहीं मान लीजिए नहीं देखे होंगे, बता देते हैं। मॉड x का इधर बता दे रहा हूँ और इधर वाला मैं इधर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ अगर खींचा होगा तो ये ग्राफ ऐसे आया था, देखिए मॉड x का ग्राफ ऐसे आया था, ये आया था और ये आया था। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ था। ठीक है, इसे x मानते हैं, x डैश कहते हैं, ये y बोलते हैं, ये y डैश बोलते हैं। ये किसका ग्राफ था। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी का प्रांत और परिसर लिखना है, ठीक है, प्रांत और परिसर लिखना है मॉड x का, तो इसका जरा प्रांत बताइए क्या हो जाएगा। प्रांत का मतलब होता है क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो मैं कहा प्रांत में आप r ले सकते हैं। r मतलब क्या होता है, r क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, -∞ से लेकर के +∞ के बीच में हो सकती हैं, -∞ से लेकर के +∞ के बीच में सकते हैं। ये लिखिए माइनस, भाई देखिए r वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले आप मेमोराइज करिए, कहाँ मैंने बताया, कैसे बताया है। सबसे पहले ऊपर होता है प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4, फिर उसके नीचे आ जाइए पूर्णांक, अरे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, इसमें 0 भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, 0 भी अगर उसमें जोड़ देते हैं इसमें प्राकृत संख्या में, तो हो जाता है पूर्ण संख्या होती है। फिर उसके नीचे आ जाइए पूर्णांक,
पूर्णांक में क्या होता है, अब 0 जुड़ गया था, अब उसमें -1 -2 भी जोड़ दें, माइनस वाले नंबर जोड़ दें, तो क्या बन गया, मतलब -1 -2 -3 तो 0 और 1 2 3 जोड़ दिए तो पूर्णांक बन गया। पूर्णांक के और नीचे आ जाइए तो आ जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या है जो p/q के फॉर्म में हो, जो मतलब बटे वाली फॉर्म में हो, है ना, डिवाइडेड वाले फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में 3/4, तो 3/4 क्या हो गई, ये परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो जितनी संख्या अभी तक आपने पढ़ी, क्या बताया मैंने, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक बताया, है ना, इन सबको ही बोल देंगे क्या, परिमेय संख्या हो जाएंगे, क्योंकि सबके बटे 1 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। परिमेय संख्या के नीचे जस्ट आ जाएंगे, नीचे अपरिमेय संख्या आ जाएंगी। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब √y संख्या, √3, तो √3 4 का तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो वहां तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन √3 √5 का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक। फिर अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो बन जाएगी क्या, आपकी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक। नहीं, पूरी संख्या जितनी अब तक आपने पढ़ी इन सबको मिला दिया तो बन गया r, रियल नंबर। इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर वगैरह होते हैं, उसके बाद में पढ़ना है। फिर आप, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये r है वास्तविक संख्या, तो जो इसका रेंज है, मतलब इसमें हम कहने का मतलब है कि हम यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो कोई वैल्यू ले सकते हैं तो वही प्रांत हो जाएगी। प्रांत में क्या होता है, हम जो भी वैल्यू लेते जाएं, देखिए x -1 -2 -3 0.1 0.2 0.2 √3 समथिंग कुछ भी लेते हैं, सबकी वैल्यू निकलती जाएगी, सबकी निकल जाएगी, है ना, तो इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞ हो जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ बताइए इस एक्सिस के नीचे भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये रेड वाली लाइन इसके ऊपर बनी हुई है ना, तो इसका यानी ये सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है ना ऊपर, तो जिसका रेंज हुआ यानी परिसर होगा, अगर इसका परिसर की बात करें, परिसर, ठीक है, परिसर क्या होगा इसका, तो ये देखिए परिसर सिर्फ ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ग्राफ हमेशा ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो, इसको लिखेंगे 0 से लेकर के, 0 से शुरू हो रहा है, 0 के बराबर भी हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या, तो 0 के बराबर, इसको वो क्या बोलते हैं, 0, ठीक है, टू इन्फिनिटी, ये x है, अनंत। कहने का मतलब कुछ भी आप वैल्यू लेंगे हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ऊपर वाली मिलेगी, नीचे आएगा ही नहीं ग्राफ, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -1, तो -1 लेंगे तो +1 आ जाएगा, तो कब आ जा रहा है, ठीक है। तो 0 से बड़ी ही तो आ रही है साहब, कुछ भी ले, -2 लिया, -2 लिया तो मॉड है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, +2 आई, तो 0 से बड़ी होती जा रही है ना साहब, 0 से बड़ी आ जाएगी, -0.1 लिखा, तो -1 जो लिखा, इधर वाली वैल्यू इधर कर दी, तभी पॉजिटिव भी आ गया, मॉड हट गया, भाई लिखा है 0.01 लिख दिया, और माइनस के अंदर लिखा हुआ है, तो भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि मॉड लिखा है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए इसका परिसर क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी हो गया। अब इस ग्राफ का कह रहा है, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, बस हाँ ये नहीं बताया, हो सकता है ना ये ना बताया हूँ, अभी मैंने बता दिया आपको कैसे। इसलिए देखिए प्रांत वो होता है कि हम वैल्यू क्या ले सकते हैं उसमें, तो हम देखिए इसके अंदर -∞ से +∞ तक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी रखते जाएंगे, लेकिन ग्राफ ऐसे आ रहा है कि नहीं पॉजिटिव भी आ रहा है, ऊपर डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऊपर डायरेक्शन में आ रहा है तो 0 से इन्फिनिटी हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक, पॉजिटिव हो गया। तो ये परिसर जो वैल्यू आ रही है तो इसी को बोलते हैं परिसर। तो ये परिसर क्या हो गया, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब आप कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरे का क्वेश्चन का ये वाला हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरे का पहला पार्ट क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगा हुआ है, और मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x, इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो बस ये ग्राफ उलट जाएगा, ऐसे आएगा बस, ठीक है। अगर इसका ग्राफ खींचे, हम इसका ग्राफ खींचे अगर, तो ये ऐसे ग्राफ आएगा, देखिए इसका ग्राफ अगर खींचे, रेड से मैं बना रहा हूँ, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये इसे जानते ही हैं, x x डैश होता है, और ये y y डैश होता है, ठीक है, y y डैश होता है, ठीक है, y y डैश है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है, अच्छा यहाँ x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे हम जब ये x f ऑफ x इक्वल टू माइनस x लिखा हुआ है माइनस मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक, मापांक हिंदी में होते हैं मापांक, ठीक है, मापांक फंक्शन। तो कहने का मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी लेते जाएं, चाहे नेगेटिव ले पॉजिटिव ले, ये जो प्रांत तो वही हो जाएगा r का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा देखिए एक चीज मैंने और आपको ये बता दे रहा है इसमें, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल, ये स्मॉल ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है, ये बड़ा ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये होता है, अगर आप शायद मैंने सबसे पहला जो बताया था आपको समुच्चय बताया भी है शायद इस चीज, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में, तो इसमें होता है उससे वैल्यू बड़ी होती है, जैसे यहाँ लिखा है 0 लिखा है तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, इसका मतलब ये समझ लीजिए, ठीक। अगर सिर्फ यहीं पे अगर यहाँ पे 0 लिखा होता है स्मॉल लगा तो 0 से बड़ी वैल्यू होती है, ये मतलब होता है, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो क्या 0 या 0 से बड़ी, ठीक है, ये मतलब होता है। और स्मॉल लिखा हुआ है तो मतलब जिसे मान लीजिए ऐसे कह दूं, ऐसे लिखा है, मान लीजिए 0 लिखा है या कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए 1 समथिंग कुछ भी लिखा है, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे लिखा हो 1 लिखा है, मान लीजिए लिखा है, ये कैपिटल मान लीजिए वाला ब्रैकेट लगा है, ये वाला, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये होता है 0 से बड़ी वैल्यू समथिंग मान लीजिए x है, और ये मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है, चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मान लीजिए ये वाला ब्रैकेट लगा है स्मॉल, ये 1 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 या लेस देन इक्वल टू जाएगा, मतलब बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल लगा है स्मॉल ही लगा रहेगा, ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये बड़ा ब्रैकेट ये 0 पे यहाँ मिल रहा है इसलिए इसको लगाया है, ठीक है। चलिए तो हम ये बताना चाह रहे थे कि f ऑफ x इक्वल टू माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ग्राफ खींचना जानते हैं आप तुरंत आंसर कर ले जाएंगे। ग्राफ इसका ऐसे बनता है, ये देखो एक्सिस आप खींचना जानते ही हैं, तो जब प्लस एक्स का तो ग्राफ ऊपर जाता है, तो जब माइनस यहाँ अंदर माइनस नहीं बाहर माइनस, अगर बाहर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो लोग अब प्रांत की बात करें, इसकी प्रांत अगर लिखना है तो प्रांत क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि आप यहाँ कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा उल्टा आएगा नीचे, तो इसकी मतलब ऊपर वाली वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, नहीं आ रही, जब नहीं आ रही है तो क्या रहेगा, ये जितनी वैल्यू आ रही है सब निगेटिव नीचे मिल रही है ना, निगेटिव मिल रही है, इसे क्या बोलेंगे भाई देख सकते हैं क्या लगा निगेटिव लगाया ना, हम कुछ भी दें आगे अंततः क्या आएगा निगेटिव ही वैल्यू आएगी ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से छोटी हो जाएगी, वैल्यू कितनी आएगी 0 से छोटी, ठीक है। तो इसका अगर हम प्रांत कहें तो प्रांत तो ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, प्रांत क्या हो जाएगा इसका r, प्रांत को क्या बोलेंगे r, ठीक है। तो r को क्या बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, चाहे r लिख दें या ये लिख दें, ठीक है, r को ही चाहे लिख दें वास्तविक संख्या, ये भी हो जाएगा, ठीक, चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें, बात वही है। परिसर की बात करें, आप परिसर बस समझ जाइए आपका काम बन जाए। तो परिसर क्या होगा मैंने बताया, आगे क्या लगा हुआ है नेगेटिव, मतलब जो भी वैल्यू लेंगे उसकी नेगेटिव ही आनी है, नेगेटिव आनी है। अच्छा ऊपर जा रही है कहीं वैल्यू, ऊपर आ रही है वैल्यू, ऊपर तो आ रही है, ग्राफ नीचे भी आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा नीचे जब आ रहा है तो 0 से इसको बोलेंगे 0 से छोटी, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ मतलब ये y एक्चुअली में y इक्वल टू, देखिए ऐसे समझिए, इधर समझा दे रहा हूं, देखिए f ऑफ x इक्वल टू मॉड x है, तो इसको ऐसे समझिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x होता है, ये मतलब होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पे जो भी सब पॉजिटिव जा रही थी, देखिए y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर आ रही थी, अब यहाँ पे जो y इक्वल टू क्या है, ये f को y बोलते हैं ना, तो ये इसको ऐसे समझिए y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, ठीक, ये मतलब तो y की वैल्यू जितनी भी आ रही है सब नेगेटिव नीचे आ रही है ना, ग्राफ नीचे आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ है 0 से लेकर के कहाँ तक नीचे अनंत तक, ये नीचे वाला क्या माइनस अनंत तक, तो कहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू, क्योंकि हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू
पॉजिटिव कहाँ तक जाएंगे, 0 तक, तो 0 तक जाएंगे तो 0 हो गया, और ये बड़ा ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू यहाँ 0 मिल जाएगी, लेकिन माइनस जो इधर माइनस इन्फिनिटी लगाया या स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी आप ज्ञात ही नहीं कर सकते ना भाई। आपसे कह दें 1 लाख, तो 1 लाख तो काउंट कर सकते हैं, माइनस अनंत अनंत काउंट कर सकते हैं नहीं, इसीलिए इसको हमेशा ओपन लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, खुला बंद, इसे बंद बोलते हैं, बंद अंतराल, खुला अंतराल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिसर होगा ये ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको भाषा में लिखवा दें, समझा दिया है मैंने, लिख लीजिए भाषा में, जरा हमारा दूसरा ले लेता हूँ। चलिए अब इसको अगर लिखिए, आंसर मैंने बता दिया, लेकिन कैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये तो इस चीज को मैं बता रहा हूँ। मॉड एक्स का जानते हैं, लिखिएगा, हम जानते हैं क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू, दो वैल्यू आती है, एक होती है क्या माइनस एक्स होती है और एक होती है प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होती है, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है, ठीक, और प्लस एक्स कब होती है, एक्स जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, ये होती है, ठीक है, जानते हैं आप, ठीक है, इसलिए अच्छा ये मॉड एक्स है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है, अब आप इस वाले में लिखना चाहते हैं, इस वाले का देखिए, ये मैंने बताया, ये जो मॉड एक्स का होता है, और आपका क्वेश्चन दिया ये वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ एक्स। तो अब ये x के लिए लिखा हुआ है ना, ये मॉड x के लिए लिखा है, तो जब आप माइनस x लगा देंगे तो ये बदल जाएगा, चिन्ह ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, जहां माइनस था वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस x, क्या हो जाएगा, प्लस x, ठीक, और जहां ये था, ठीक है। अच्छा तो बस ये चीज x इज लेस देन 0 के लिए प्लस मिलने लगेगा, ठीक है, x छोटा था तो माइनस x मिल रहा था, प्लस मिलने लगा, ठीक, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये ग्राफ बन गया, ठीक है, ठीक है। इसके लिए अगर आप खींचेंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अच्छा अगर भाषा लिखना चाहते हैं प्रांत, चूंकि r के प्रत्येक मान के लिए, r मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान के लिए ये फलन परिभाषित है, इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा, r इक्वल टू इतना। भाषा लिखना चाहते हैं, भाषा में लिखेंगे चूंकि, क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड में, हम लोग को डायरेक्ट कंपटीशन में डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, लेकिन आप लोग यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा चूंकि, क्या, चूंकि तरीका बस इस तरह जान लीजिए, है ना, कैसे लिखते कैसे, चूंकि r यानी वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्या, चूंकि प्रत्येक लिख दीजिए, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन क्या, ये f ऑफ x जो आपने माना है, f ऑफ x इक्वल टू माइनस x, है ना, परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित है, चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन परिभाषित है, इसलिए प्रांत, इसलिए फलन का प्रांत r हो जाएगा, यानी वास्तविक संख्या हो जाएगी बराबर r, ठीक, r वास्तविक संख्या ही है, प्रकरण चाहे लीजिए r, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या r के लिए फलन f ऑफ x माइनस x परिभाषित है, इसलिए फलन का प्रांत इक्वल टू r। अब रेंज की बात करें, लिख लीजिए रेंज, परिसर, तो परिसर माइनस इन्फिनिटी टू ये है। अब लिखेंगे क्योंकि इसका ये आप जानते हैं कि इसका परिसर 0 से इन्फिनिटी होता है, इसलिए इसका उलट गया है, तो माइनस इनटू 0 हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए।
ऐसे लिखिए भाषा में। देखिए x के प्रत्येक मान के लिए x के प्रत्येक वास्तविक या सभी लिख लीजिएगा, वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान मतलब रियल, भाई जो रियल हो, वास्तविक मान के लिए मॉड x सदैव धनात्मक होता है। मतलब हम मॉड x को ये मतलब मान चल रहा है कि मॉड x के लिए ये होता है क्या कि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए जो मॉड x होता है सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसलिए x के प्रत्येक वास्तविक मान के जो माइनस x होगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो यही चीज लिख देना है। इसलिए ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस इंटू ये हो जाएगा। पॉजिटिव होता है अर्थात मतलब क्या, तो जो परिसर इसका होता है, इसका जो परिसर होता है, इसका किसका है, मॉड x का परिसर क्या होता है, 0 से इंफिनिटी होता है। ये बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है। ये लिख दिया x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए जो मॉड x होता है, मॉड ऑफ x सदैव धनात्मक होता है, अर्थात परिसर ये होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। इसलिए x के प्रत्येक सेम वही चीज लिखिए, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस x कर देंगे। x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, ठीक है। अब ये फंक्शन जो मॉड x है इसका हमको लिखना है, माइनस x का लिखना है, तो सदैव हमेशा ऋणात्मक मिलेगा, है ना। मैंने तो ये बना दिया, डायरेक्ट आंसर दे दिया है। आपको लिखना किस टाइप से, इस टाइप लिखना है, x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए माइनस x सदैव ऋणात्मक मिलेगा, सदैव ऋणात्मक मिला है, नीचे आएगा ग्राफ, सदैव ऋणात्मक होता है, इसलिए, ठीक है। अर्थात परिसर जो होगा, परिसर नीचे लिखेंगे, परिसर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था, 0 से उधर, 0 से पॉजिटिव, तो जब इस साइड लिखना है तो निगेटिव इधर आएगा, है ना। तो ये बड़ा ब्रैकेट इधर आ जाएगा और इधर माइनस इनफिनिटी लग जाएगा, तो अर्थात माइनस इनफिनिटी माइनस अनंत से लेकर के कहां तक, 0 तक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये परिसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, अगर ग्राफ बन गया तो फटाक से लिख दिया। ग्राफ नहीं जानते हैं तो आपको कैसे लिखना है, बस ये आपको दिमाग में रखना है कि मॉड x का ग्राफ बनता है ऊपर बनता है, तो r की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इनफिनिटी तक, तो ये प्रांत हो जाता है। परिसर क्योंकि ये हमेशा y हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर ही मिल रहा है ना, तो इसलिए 0 से इनफिनिटी हो गया, पॉजिटिव 0 से इनफिनिटी हो गया। अगर इसी ग्राफ में यहाँ क्या आ जाए, माइनस हो गया, अगर माइनस ग्राफ हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रांत तो वही रहेगा, प्रांत में भाई कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से लेकर के इनफिनिटी ले सकते हैं। परिसर क्या हो जाएगा, तो जब 0 से अनंत तक था तो जब ग्राफ नीचे आएगा, नीचे मिलेगा निगेटिव, तो ये जो ब्रैकेट इधर लगा है, ये ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा और यहाँ माइनस इनफिनिटी हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर के, मतलब माइनस नीचे वाले से, माइनस अनंत से लेकर के ऊपर तक, कहाँ तक, 0 तक, ठीक है, 0 तक, है ना, ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, दोनों ही क्वेश्चन इसके जो दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये आपके बोर्ड में जरूर पूछना चाहिए। चलिए तो सेकंड देख लेते हैं, ये वाला पार्ट है, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, आपके पास तो वीडियो है ही है, पॉज करके भी दे सकते हैं। तो दूसरा पार्ट,
दूसरा पार्ट देख लेते हैं। क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये दूसरे का दूसरा पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए जरा, ये फंक्शन है y इक्वल टू मतलब एफ ऑफ एक्स तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके लिए बताना है आपको क्या, वही चीज प्रांत और परिसर। और ग्राफ, चलिए ग्राफ के बाद बताते हैं, पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई संख्या वर्गमूल में जब होती है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या पॉजिटिव होती है तो आप वर्गमूल निकाल पाते हैं। जैसे 4 लिखा है तो +4 लिखा है, वर्गमूल आप 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। √3 लिखा है तब भी निकाल लेंगे, जो भी आपकी वैल्यू 1.732 जो भी आपकी वो मान लीजिए जो भी आपकी होगी। क्या अगर निगेटिव में लिखा है तो नंबर निकाल सकते हैं आप, वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे ना। नेगेटिव संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो बस यही चीज ध्यान रखना है, जो 9 + एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा होनी चाहिए क्या, 0 से बड़ी होगी तभी ना, ठीक है। 0 के बराबर होगा ठीक है, 0 होगा तो भी 0 वर्गमूल 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो प्रांत के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रांत के लिए हमेशा जो वैल्यू होनी चाहिए, ये रूट के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्यों भाई, अगर ये वैल्यू बड़ी है तभी तो वर्गमूल निकाल पाएंगे, ठीक है, प्रांत के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 या 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। या इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। चलिए आप ये थोड़ा सा आगे क्लास में देखेंगे, मैं इधर बता रहा हूँ। देखिए ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उलट के अगर हम इसको मतलब इधर ले जाएं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 यहाँ सिंबल लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसका माइनस 9 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो जब ये इधर से माइनस कर देंगे, माइनस ले लेंगे तो ये उलट जाएगा, चिन्ह उलट जाएगा। कहने का मतलब कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये बड़ा है 0 से, मतलब 9 से घट रहा है ना, तो ये बड़ा है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम करें, इसको फैक्टर करें तो ये आएगा x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये ऐसे आता है, मतलब ऐसे मैं बना दिया, ये ऐसे आएगा, ये -3 होता है, ये +3 होता है। चूंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब मिल रहा है, इस वाले पे -3 से +3 के बीच में। देखिए मैंने कैसे लिख दिया एक्चुअली में, कहने का है कि अगर आप वैल्यू लेंगे 3 से, देखिए ये 9 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो 9 से छोटी आनी चाहिए घटाने पे, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम 9 से बड़ी कर देंगे, मान लीजिए यहाँ 10 आ गया, 10 कर देंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा तो क्या आएगा, वर्गमूल निकलेगा भाई, माइनस आ जाएगा तो माइनस का वर्गमूल निकलेगा, नहीं आएगा ना। मतलब 3 से छोटी होनी चाहिए भाई, ये सॉरी 9 के बराबर हो या 9 से छोटी होनी चाहिए ना वैल्यू, 9 या 9 से छोटी होनी चाहिए। तो 9 का वर्गमूल अगर आप लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो वही -3 और +3, वही चीज मैंने लिखा कि इसकी जो रेंज हुई, मतलब सॉरी परिसर प्रांत जो वैल्यू होगी, ये √9 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा चलिए बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख दिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ी होनी चाहिए 0 से, वही चीज लिख दिया मैंने, वही चीज लिखा हुआ है। अच्छा तो 95 करके इधर कर दिया, एक्स स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, -3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, ठीक है, और 3 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, देखिए अगर वर्गमूल लेते थे 3 आता और यहाँ x आता, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आता, ठीक है। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर होता है, इसको मॉड x भी वो निकालते हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि 9 ये 9 है,
है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक है। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ आएगा 3 आएगा, नहीं आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब वर्गमूल आप निकालते हैं किसी भी संख्या का 2 रूट आते हैं, जैसे x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस 3 आता है, मतलब 3 का भी वर्गमूल करने पे प्लस 9 आएगा और माइनस 3 का वर्गमूल करने पे 3 ही आएगा। तो जो इसलिए रेंज जब भी ये लिखा जाएगा, इसको सॉल्व करके करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये मैंने ऐसे लिखा है 9, ये देखिए ऐसे लिखा है, देखिए मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, ये इधर कर दिया, ये x स्क्वायर ये कर दिया, यही चीज है। देखिए x स्क्वायर छोटा है, x स्क्वायर छोटा है, 9 लिखा है, जरा इसका वर्गमूल लीजिए आप, जो वर्गमूल लेंगे, ठीक है, तो ये आप मान लीजिए अभी सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस 3 आ जाएगा, लेकिन एक वैल्यू नेगेटिव भी तो आएगी, तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू इस साइड में आती है, इधर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि अगर ये चीज लिखा हुआ है उसको ये लिख सकते हैं, जैसे x स्क्वायर इज लेस देन 9 लिखा है, यही चीज देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर देखिए x स्क्वायर छोटा है ना, x स्क्वायर छोटा है 9 से छोटा है, ठीक। तो अगर आप सिर्फ इसका वर्गमूल लीजिए, प्लस दीजिए, तो क्या होगा x इज लेस देन 3 आएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर x स्क्वायर अराउंड 9 है, इसका वर्गमूल लेते हैं सिर्फ प्लस माइनस 3 आता है ना, तो प्लस वाला तो आपने लिख दिया, माइनस कहाँ लिखा था, माइनस को इधर लिखेंगे, तो माइनस 3 से बड़ी और प्लस 3 से छोटी होती है, ये आपका क्या हो जाता है परिसर, इसका परिसर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिए प्रांत, तो प्रांत आप लिखेंगे, इसका प्रांत जो हुआ मतलब -3 से +3 के बीच में इसमें ले सकते हैं, इससे बड़ा लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो प्रांत इज इक्वल टू ऐसे लिखिए, प्रांत इज इक्वल टू, प्रांत क्या हो जाएगा x सच दैट x होना चाहिए इसमें x की वैल्यू -3 से बड़ी और +3 से छोटी, ये प्रांत हो जाएगा, ठीक, ये प्रांत हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? बस सिंपल से क्या करना होता है, ये लिखा है रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर जब लिखा हुआ है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लस होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए, मैं पॉजिटिव को तभी वर्गमूल निकाल पाएंगे, इसीलिए मैंने लिखा कि 9 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ी हो, नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो वर्गमूल निकलेगा, इसीलिए मैंने लिखा, इसको हटा दीजिए, तो इसका मतलब होगा 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर, इसका मतलब हुआ अगर वर्गमूल लें, इसको ऐसे समझिए, मैं लिख दे रहा हूँ जरा 9, एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, ये 9, ठीक है, ये x स्क्वायर है, इधर चला गया, ठीक है, ये समझिए, और इसको फिर अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर, इधर पे लिख दिया, ठीक, ये x स्क्वायर है, और चेंज देखिए 9 बड़ा तो 9 बड़ा ही है, इधर मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब x का वर्गमूल निकाला तो x आ गया, और इसका 9 का वर्गमूल लिखा 3 आ गया, क्योंकि 9 है पॉजिटिव है तो -3 भी आएगा, तो -3 इधर लिख देगा, लेफ्ट में हो जाता है, ठीक है, तो -3 से बड़ी और +3 से छोटी है, तो प्रांत कितनी हो गई, प्रांत ये x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में हो गई, ठीक है, तो यही प्रांत हो गया। तो प्रांत क्या हो गया, प्रांत इक्वल टू यहाँ x सच दैट x क्या है, -3 से बड़ा और +3 से छोटा, ये प्रांत हो गया। अब परिसर की बात कर लें, परिसर जब आपको ये मालूम चल गया कि -3 से लेके +3 के बीच में वैल्यू रख सकते हैं, तो जब आप -3 अगर रख देंगे तो -3 अगर रख देते 3 त्रिक का 9 आ गया, -3 रखेंगे 3 त्रिक का 9 और 9 में से 9 गया 0, तो इसका मतलब कि 0 मिल जाएगी, वैल्यू तो मिलेगी 0, ठीक, अच्छा, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, 3 त्रिक का 9 या +3 भी रखेंगे तभी ये सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 आएगी, ठीक। अगर मान लीजिए x बराबर 0 लिख दिए, x बराबर 0 रख दिए, तो 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, वर्गमूल 9 की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो जो वैल्यू आएगी हमेशा 0 और 3 के बीच ही में आनी है, देख लीजिए, करके देख लीजिए आप। चलिए x बराबर मान लीजिए आपने रख दिया 2 रख दिया, तो 2 दूना 4 आया, तो 4 घटाएंगे 9 में से 4 तो √5 आएगा, √5 की वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, है ना, 3 त्रिक का 9 3 से छोटी और 2 से बड़ी आएगी, है ना, तो 3 से छोटी और 2 से बड़ी आएगी, 2 से बड़ी आएगी। जब मैंने रखा क्या 2 रखा, 1 रखेंगे तो 1 नहीं 8 √8 मतलब 2 × √2 तो 2 गुणे 1.4 करेंगे तो लगभग 3 पॉइंट का है,
2 बाई समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, पूरा करेंगे तो भी 0 से 3 के बीच में आएगी। तो परिसर क्या हो गया 0 और 3। तो इसका मतलब ये होगा, आप ये लिखेंगे प्रांत माइनस x की वैल्यू -3 और +3 के बीच में रखने पर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी +3 आएगी और मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। तो इसलिए परिसर हो गया 0 से 3 के बीच में, ये चीज लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखेंगे परिसर x की जो फंक्शन है मतलब f ऑफ x = 9 - x² के लिए प्रांत x की वैल्यू -3 और +3 के बीच में रखने पर जो वैल्यू आएगी 0 और 3 के बीच आती है, इसलिए परिसर 0, 3 हो जाएगा। चलिए पहले दे रहे हैं परिसर के लिए क्या लिख रहे हैं x के इसको जरा भाषा में लिख पाते हैं कैसे लिखते हैं, मैंने बता तो दिया आपको 0 से 3 के बीच में, लेकिन भाषा कैसे लिखेंगे x के किसी मान के लिए जो कि क्या है इसके बीच में होना चाहिए, के लिए जो -3 के में स्थित है क्योंकि ये डोमेन है तो इसी के बीच में वैल्यू रखेंगे, इसके बीच में रखने पर वैल्यू क्या आएगी स्थित है की वैल्यू स्थित है f ऑफ x, जो फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू इसका मान 0 और 3 बीच में ही आएगा। मैंने बताया था रखने पर अगर 0 दे रहे हैं तो 3 आ जा रही है और 3 रख रहे हैं तो 0 आ जा रही है, का मान 0 और 3 के बीच आती है के बीच में होगा। अतः परिसर जो लिखेंगे परिसर क्या होगा 0, 3 होगा। 0 और 3 क्यों लिखा, बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि जब आप 3 जब यहाँ 3 रख देंगे तो 0 मिल जाएगा, 3 3 का 9 से 9 गया 0 आ गया तो 0 भी आ रही है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। और अगर हम यहाँ पे 9 रख दिए सॉरी 0 रख दिए, इसके 0 रख देंगे तो वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो 3 भी आ जाएगी वैल्यू, इसलिए परिसर वैल्यू तक कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आएगी तो 0 से 3 के बीच में आएगी, तो ये आपका परिसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, बड़ा क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इस टाइप से। तरीका मैंने आपको बता दिया क्या कैसे करना है, देखिए f ऑफ x बराबर दिया हुआ है, ये दिया है, अब किसके अंदर दिया है वर्गमूल के अंदर दिया है, तो वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए तभी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 - x² जो किससे 0 से बड़ा होना चाहिए तभी तो पॉजिटिव होगी तभी तो वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो जब ये लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अगले स्टेप में लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि इसको 95 कर दिया तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x², ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, दिख रहा है ना, लगा हुआ है, ठीक। तो इसको मैं उल्टा करके लिख दिया, x² इधर कर दिया और सिंबल 9 इधर कर दिया, सिंबल वही लगा हुआ है। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि जब वर्गमूल लेते हैं तो माइनस भी आता है तो -3 इधर लिख दिया इसलिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हुई -3 से +3 के बीच में हो गई, +3 से x 3 के बीच में हुई, तो ये आपका प्रांत हो गया। तो लिख दिया x सच दैट x की वैल्यू -3 से 3, ये क्या हो गया प्रांत हो गया। अच्छा, परिसर कैसे निकालेंगे, परिसर क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या सकती है, महत्तम मान न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान महत्तम मान कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो महत्तम आ जाएगी, 0 रख दिए तो 3 आ जाएगी तो फिर महत्तम मान आ जाएगी, वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक। और x न्यूनतम कब आएगा, जब x की वैल्यू इसके बराबर कर देंगे, 9 से 9 घट जाए तो 0 आ जाएगा, तो 0 सबसे न्यूनतम मान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इसका जो वैल्यू होगी 0 से 3 के बीच में होगी, वही चीज मैंने लिख दिया, x के किसी मान के लिए जो कि इसके बीच में स्थित है, f ऑफ x का मान 0 और 3 के बीच में होगा, इसलिए अतः परिसर 0 और 3 होगा, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। प्रश्नावली 2.3 के मैंने 2 क्वेश्चन को बताया और दोनों क्वेश्चन ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर करिए, रिलेशंस में शेयर करिए। ठीक है, और इसके पहले के चैप्टर मैंने इसमें डाले हुए हैं आपके, मेरे आप चैनल पे जाइएगा, उसमें क्लास 9th क्लास चल रही है और 11th क्लास चल रही है, दोनों में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 9th में आई थिंक 4 चैप्टर में डाल दिया, अपने भाई बहन या जो भी हों उनको बच्चों को जो है वीडियो बताइए उनके बारे में। क्लास 9 की क्लास चल रही है और 11th का यहाँ पे मैंने डाल ही दिया है, इसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है आपका। ठीक है, तो 11th पार्ट तक मैं डाल चुका हूँ, इसके बाद 12वें पार्ट में इसके आगे वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।